नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार विधान में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त हैं और इसी दौरान राहुल गांधी भी बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में लगातार अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, अपने नए नए प्लान को एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का नया प्लान है, वो है डीएमएस का। अब ये डीएमएस है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कि इसकी आवश्यकता क्या है और किस प्रकार की परिस्थिति है जिस कारण से राहुल गांधी को ऐसे प्लान पर विचार करना पड़ रहा और किस प्रकार से इस प्लान को सफलता भी मिलती जा रही है। आप देखिए, सबसे पहले क्या स्थिति है। देश की राजनीति में आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के समक्ष अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना है तो राहुल गांधी को जितने भी अलग अलग राज्यों में छत्रप है उनसे अपने आप को मजबूत दिखाना पड़ेगा। कैसे? आपको याद कीजिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल की हार हुई तो उस दिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी काफी खुश हुई थी। क्यों खुश हुई थी? इसलिए खुश हुई थी कि अगर केजरीवाल फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतकर वहां सरकार बनती उनकी तो कहीं ना कहीं 2029 में केजरीवाल का भी दावा बनता कि नरेंद्र मोदी के विरोध में विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार बनने की स्थिति में होते। लेकिन केजरीवाल की पराजय के साथ राहुल गांधी के रास्ते का एक कांटा खलास। चूंकि उसके बाद दिल्ली के बाद बिहार में ही चुनाव है, इसीलिए आप याद कीजिए जिस दिन दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस दिन राहुल गांधी पटना में पहुंचे हुए थे, बिहार की यात्रा कर रहे थे। और बिहार में क्या कर रहे थे? बिहार में एक दलित और एक मुस्लिम नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे थे। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी जो जदयू के नेता थे, उनको पार्टी में शामिल कराया। साथ ही अनवर अहमद जो जदयू के नेता थे पहले, उनको कांग्रेस पार्टी में लेकर आया। पसमानदा समाज के नेता है। उसके बाद क्या होता है, राहुल गांधी क्या करते हैं? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ना है राहुल गांधी को, वो केवल दिल्ली में दिल्ली देश की राजधानी में नहीं होगा, वो 543 विधानसभा सीटों पर होगा। और 543 विधानसभा सीट देश के सभी राज्यों में बटे हुए हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से बटे हुए हैं। और हर राज्य में मुद्दे कहीं ना कहीं अलग अलग भी होते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं। तो राज्य को केंद्रित करके ही राहुल गांधी को चुनावी सफलता मिल सकती है। और बिहार की राजनीति का सच्चाई है कि बिहार की राजनीति लगातार विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के चुनावी परिदृश्य में आने के बाद दो ध्रुवीय है। एक ध्रुव पर नरेंद्र मोदी, दूसरे ध्रुव पर लालू यादव का परिवार है। मतलब या तो मतदाता, चाहे चुनाव लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, या तो लालू यादव के पक्ष या विपक्ष में वोट डालता है या फिर नरेंद्र मोदी के पक्ष और विपक्ष में वोट डालता है। तो नरेंद्र मोदी के विपक्ष में जो वोट डालने वाले लोग हैं, वो जब तक उसका नेतृत्व राहुल गांधी के पास आना चाहिए, यह राहुल गांधी की रणनीति है। और इस रणनीति को एग्जीक्यूट करने के लिए राहुल गांधी के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं कन्हैया कुमार आज के डेट में। और बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो तेजस्वी यादव और लालू यादव की ताकत क्या है? उनका आधार वोट, MY का समीकरण। MY मतलब मुस्लिम और यादव का समीकरण। ऐसा देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में यादव मतदाता कई लोकसभा सीटों पर छिटकते भी हैं, भटकते भी हैं, भाजपा की तरफ भी जाते हैं। हिंदू बनकर कई बीजेपी के उम्मीदवार को वोट डालते हैं, आरजेडी को नहीं देते, महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं देते। लेकिन विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के पक्ष में, लालू यादव के पक्ष में चट्टानी एकता प्रदर्शित करते हैं यादव मतदाता। वही मुसलमान मतदाताओं को अगर हम देखें, जो वोटिंग पैटर्न रहा है 2020 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण ले लीजिए, वहां मुस्लिम मतदाताओं ने AIMIM को भी वोट दिया जहां पर कि आरजेडी के उम्मीदवार थे। क्यों? इसलिए कि आरजेडी के यादव मतदाताओं ने सीमांचल में अधिकतर विधानसभा सीटों पर आरजेडी को वोट न देकर बीजेपी को वोट दिया था। उसी का बदला लेने के लिए मुस्लिम मतदाताओं ने वहां आरजेडी को नहीं दिया, लेकिन जहां जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, जहां जहां CPIML के उम्मीदवार थे, वहां उनको वोट दिया। इसी का परिणाम रहा कि CPIML के भी 2 उम्मीदवार सीमांचल से चुनाव जीत कर आए।
लेकिन आरजेडी की शक्ति के अनुसार सफलता नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी को मिली किशनगंज जैसा विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी जीती, जो कि 1 वर्ष पहले ही हुए उपचुनाव में किशनगंज विधानसभा सीट AIMIM जीती थी। लेकिन 20 में 1 साल के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने वो सीट छीन ली। यही जो कारण है, वही कारण राहुल गांधी को, कन्हैया कुमार को बिहार में लॉन्च करने के लिए मजबूर किया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक के पास यह भी फीडबैक था कि अगर उन मतदाताओं को कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो वो मतदाता फिर से ओवैसी के साथ जा सकते हैं, या नया दल जो जनसुराज प्रशांत किशोर ने बनाया है उसके साथ भी जा सकते हैं। इसी कारण से कन्हैया कुमार को बिहार में राहुल गांधी ने लॉन्च किया। राहुल गांधी के पास यह भी फीडबैक है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कन्हैया कुमार की स्वीकार्यता मुस्लिम मतदाताओं के बीच कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और अखिलेश सिंह यादव से अधिक है। क्यों है? उसका कारण भी है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि जिस प्रकार के भाषा में, जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए करते हैं, वैसा तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव चाहकर भी नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि तेजस्वी यादव को उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए यह डर लगा रहता है कि उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने से हिंदुत्व के नाम पर कहीं तेजस्वी यादव की जाति के लोग ही तेजस्वी यादव को धोखा न दे दें। अखिलेश सिंह यादव को भी यह डर लगा रहता है, लेकिन कन्हैया कुमार को यह डर नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार जिस जाति से आते हैं वो जाति लगातार कह सकते हैं कि वो उस जाति का हिंदुत्वकरण हो चुका है। उस जाति के लोग किसी भी कीमत पर कांग्रेस और तेजस्वी कन्हैया कुमार के साथ नहीं आने वाले, इसीलिए उस जाति को सेटिस्फाई और एड्रेस करने की जिम्मेवारी कन्हैया कुमार नहीं समझते। यह सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है। इसी कारण से कन्हैया कुमार को लॉन्च किया। दूसरा काम क्या किया राहुल गांधी ने? कन्हैया कुमार की बिहार में पदयात्रा की शुरुआत होते ही जिस दिन पदयात्रा की शुरुआत हुई उसी दिन लालू प्रसाद यादव के नजदीकी, तेजस्वी यादव के नजदीकी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटा दिया, और हटाकर एक दलित समाज के व्यक्ति राजेश कुमार राम को लेकर आए। कांग्रेस की रणनीति क्या है? यही तो रणनीति है, यही तो डीएमएस है। राजेश राम के सहारे दलित वोट बैंक, चूंकि देश भर में एक और नैरेटिव चलाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रहा है, दलित मुस्लिम समीकरण का। जिग्नेश मेवानी के बारे में आप जानते हैं, गुजरात में अभियान चलाते हैं। प्रोफेसर रतन लाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, दलित चिंतक अपने आप को बताते हैं, और वो दलित मुस्लिम समीकरण को बनाने के फेवर में होते हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव दलित मुस्लिम समीकरण की बात करते हैं। ये सभी के सभी लोग राहुल गांधी की कैबिनेट टीम में होते हैं। तो जिस प्रकार का नैरेटिव तैयार करने का प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है, जिस प्रकार के वोट बैंक का समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, डीएमएस को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें मुस्लिम दलित अलायंस बनाने का लगातार प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना कराने की भी मांग कर रहे थे, जिसकी मांग केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी को अंततः राहुल गांधी के समक्ष, कह सकते हैं आप जिस प्रकार से भी कहें, लेकिन मानना पड़ा है। अब उसमें राहुल गांधी डीएम तो आपको समझ में आया, साथ ही राहुल गांधी जोड़ना चाहते हैं सेकुलर वोट एस। सेकुलर वोट मतलब वे सेकुलर वोट हर जाति में है, विशेष रूप से हिंदू समाज के अंदर। उस वोट बैंक को, जो कांग्रेस को परंपरागत रूप से वोट करते आ रहे हैं, किसी भी कीमत पर वो बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का विरोध करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रवाद की राजनीति का विरोध करने वाला जो सेकुलर जमात है, उसको कांग्रेस पार्टी अपने पाले में कड़ाई से रखना चाहती है, मजबूती से रखना चाहती है। जिग्नेश मेवानी, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल, कन्हैया कुमार के माध्यम से।
एक और चीज मदद कर रहा है कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार के माध्यम से इस काम को करने में कि कन्हैया कुमार की स्कूलिंग जो पॉलिटिकल शिक्षा दीक्षा हुई है वो कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा हुई है। और आपको पता है कि सेकुलर का परिभाषा कांग्रेसी परिभाषा सेकुलरिज्म का और कम्युनिस्टों की परिभाषा एक है। और उसी परिभाषा के तहत चूंकि कांग्रेस में आना कन्हैया कुमार का कम्युनिस्ट से हुआ है और सीपीआई बिहार उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है, तो जो सीपीआई के कैडर वोट भी जो थे, जो उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग भी थे, उनका भी लगभग कह सकते हैं कन्हैयाकरण और कांग्रेसीकरण हो चुका है। कन्हैयाकरण कांग्रेसीकरण हो चुका है। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के तो अब उम्मीदवार होते नहीं। एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी के बिहार से 8-8 सांसद लोकसभा में जीतते थे। 54 लोकसभा सीट हुआ करता था बिहार झारखंड मिलाकर, उसमें 8-8 संसदीय सीट से कम्युनिस्ट सीपीआई के सांसद चुनाव जीता करते थे। आज एक एमएलए जिताने की क्षमता नहीं बची है। तो ये सब परिस्थितियां हैं, यही कांग्रेस पार्टी का समीकरण है, यही राहुल गांधी की रणनीति है, जिसे डीएमएस राहुल गांधी का जो थिंक टैंक है इस पर लगातार काम कर रहा है। मुस्लिम, दलित और सेकुलर समीकरण पर देखना है इसका लाभ कहां तक मिल पाता है राहुल गांधी को, और इससे क्या ये इस प्लान में तेजस्वी यादव, एक और चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या तेजस्वी यादव के साथ सहयोग होना है या तेजस्वी यादव के बिना होना है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बना के रखिएगा। आप दर्शकों से आग्रह है कि अपना विचार इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार निश्चित व्यक्त करें और अपनी सहमति और असहमति जाहिर करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।